Hello students, my name is Satisha Jhaje. I am a lecturer of Government Polytechnic College, डूंगरपुर। आज हम रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ME 301 का यूनिट नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ रेफ्रिजरेशंस का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशंस। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशंस दैट आर आइस रेफ्रिजरेशन, ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन, इवापोरेटिव रेफ्रिजरेशन, air expansion refrigeration, gas throttling refrigeration, steam jet refrigeration, liquid gas refrigeration, vapor compression refrigeration, vapor absorption refrigeration and thermoelectric refrigeration। हम इन सब की वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइस रेफ्रिजरेशन। आइस रेफ्रिजरेशन को बर्फ प्रशीतन भी कहा जाता है। यह विधि बहुत सालों से केवल ठंडक उत्पन्न करने के लिए की जाती थी। यह विधि आज भी यूज़ की जाती है जहाँ पर प्रशीतन की दूसरी विधियाँ काम में नहीं ली जा सकती। इस विधि में किसी स्थान का तापमान बर्फ़ यानी कि आइस का यूज़ करके कम किया जाता है। हम जानते हैं कि 1 kg बर्फ़ को वायुमंडलीय तापमान पर पिघलने के लिए 335 किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा होती है 335 किलो जूल। ठीक है, तो इसलिए यदि 1 kg बर्फ़ किसी बंद स्थान पर रखें जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलने के लिए 335 किलो जूल ऊष्मा का वो अवशोषण करेगी। ठीक है, तो अगर ये 335 किलो जूल ऊष्मा का अवशोषण करेगी तो उस स्थान पर उस ऊष्मा की हानि होगी। तो इस ऊष्मा की हानि के कारण उस स्थान का तापमान कम हो जाता है। ठीक है, यही विधि इस प्रशीतन प्रणाली में दिखाई गई है। ठीक है, इसमें देखो क्या हो रहा है, जैसे कि ये एक इंसुलेटेड कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर ये भोज्य पदार्थ की ट्रे रखी हुई है। ठीक है, हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ बर्फ़ रख दी है। अब क्या करेंगे, ये बर्फ़ हमेशा क्या होता है, जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ फ्लो करती है और ठंडी हवा नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो ये गर्म हवा ये जो बर्फ़ है ये अपने आसपास की जो ऊष्मा है 335 किलो जूल ऊष्मा, ठीक है, उसका ये अवशोषण करेगी। ठीक है, और इस जगह को ठंडा कर देगी। तो ठंडा होने के कारण ये जो यहाँ की जो एयर है वो नीचे की तरफ मूव करेगी और गर्म हवा ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये एयर सर्कुलेशन यहाँ पे स्थापित हो जाता है। तो यहाँ से अगर ये गर्म हवा ऊपर की तरफ मूव करेगी, वापस ये इस बर्फ़ के कांटेक्ट में आएगी और ठंडी हो जाएगी। तो इस तरह से ये एयर सर्कुलेशन यहाँ पे मेंटेन रहता है। ठीक है, तो ये विधि भोजन और सब्जियों को एक नियत समय तक बचा के रख सकती है। ठीक है, और इसको ख़रीदने में कुछ इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है, तो ये बहुत सस्ती प्रणाली भी हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है ड्राई आइस रेफ्रिजरेशन, जिसे कहते हैं शुष्क या सूखी बर्फ प्रशीतन। इस विधि में बर्फ़ के स्थान पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जिसे बोलते हैं शुष्क बर्फ, ठीक है, उसका यूज़ किया जाता है। शुष्क बर्फ अवस्था से सीधे गैस अवस्था में प्रवेश करती है। शुष्क बर्फ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार जब शुष्क बर्फ ठोस अवस्था से गैस अवस्था में जब प्रवेश करती है तो वहाँ पे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का अवशोषण होता है। यह -78 डिग्री सेंटीग्रेड वायुमंडलीय दाब पर वाष्पित होती है। इसलिए इस विधि में बर्फ प्रशीतन से कम ताप उत्पन्न हो सकता है, यानी कि बर्फ प्रशीतन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान मेंटेन रखा जा सकता है, जबकि अगर आप ड्राई आइस यूज़ कर रहे हैं तो -78 डिग्री सेंटीग्रेड वायुमंडल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर -78 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है। ये जो विधि है ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में खाद्य पदार्थों के संरक्षण में काम आती है। ठीक है, तो जैसे ये बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर ये खाने के पैकेट्स रखे हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, खाने के पैकेट्स हैं। ठीक है, इसके चारों ओर शुष्क बर्फ का आवरण रख दिया जाता है, तो उससे ये इसमें सेफ रहती है। थर्ड है इवापोरेटिव रेफ्रिजरेशन, जिसे कहते हैं वाष्पीकृत प्रशीतन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब कोई पदार्थ अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है
तो वह उसके वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का अवशोषण करता है, जिससे कि आसपास की जो वातावरण है उसका तापमान घट जाता है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। जैसे कि स्प्रिट की एक बूंद हथेली पर डालने पर हाथ पर ठंडक महसूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब वह वाष्प में बदलती है तो वह चमड़ी की ऊष्मा को अवशोषित करती है और ठंडक प्रदान करती है। यही कारण है जब हम घड़े में जल रखते हैं तो वो भी ठंडा होता है। ठीक है, वो क्या करता है, जो जल रखने के बाद उसकी जो ऊष्मा है उसको अवशोषित कर देता है जल, और हमें जो पानी जो मिलता है वो हमें ठंडा मिलता है। शरीर में जो हमें स्वेट निकलता है, जो पसीना निकलता है, वो भी जब सूखता है तो हमें ठंडक का एहसास होता है। ये भी इवापोरेटिव रेफ्रिजरेशन की वजह से होता है। ठीक है, आज प्रशीतन प्रणालियों में इस विधि का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम अपनी इच्छा अनुसार तापमान का नियंत्रण कर सकते हैं। फोर्थ है एयर एक्सपांशन रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वायु तथा दूसरी अन्य गैसों का तापमान रुद्धोष्म प्रसरण के द्वारा कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इस रुद्धोष्म प्रसरण यानी कि एक्सपांशन। ठीक है, तो इस विधि में कूलिंग प्रभाव गैस अवस्था के बिना परिवर्तन किया जा सकता है। यह कूलिंग प्रभाव थर्मोडायनेमिक रिलेशन के द्वारा जाना जा सकता है। नेक्स्ट है गैस थ्रॉटलिंग रेफ्रिजरेशन, जिसे कहते हैं गैस थ्रॉटलिंग प्रशीतन। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस के दौरान एंथैल्पी, हम जानते हैं जब थ्रॉटलिंग होती है तो उस प्रोसेस में एंथैल्पी में कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, और परफेक्ट गैस के लिए वहाँ टेम्परेचर में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, ये चित्र में आपको गैस थ्रॉटलिंग प्रशीतन की एक सामान्य प्रणाली दिखाई गई है। ठीक है, इस विधि में क्या होता है, उच्च दाब की जो गैस है या वायु है उसको एक ऑरिफेस से गुजारा जाता है। ठीक है, ये उच्च दाब की गैस इस ऑरिफेस में से गुजारी जाती है। ठीक है, इस विधि में जब इसे ऑरिफेस से गुजारा जाता है, ठीक है, तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके कारण गैस जब इस ऑरिफेस से गुजरती है तो गैस ठंडी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जब इसे ऑरिफेस से गुजार रहे हैं तो ये बहुत पतला सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो गैस है उसका एक्सपांशन होता है। तो एक्सपांशन के कारण क्या होता है, ये ठंडी हो जाती है। ठीक है, फिर जब ये गैस इस रेफ्रिजरेटेड स्पेस में प्रवेश करती है तो ये उसको भी ठंडा कर देती है। ठीक है, और फिर इस स्पेस को ठंडा करने के बाद इसे वायुमंडल में छोड़ देती है। ठीक है, तो इस विधि में तापमान गिरने की मात्रा जूल थॉम्सन कॉफिशिएंट पर डिपेंड करती है। दाब में कमी और गैस की वास्तविक अवस्था पर भी ये डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट है स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन। ठीक है, जिसे कहते हैं भाप प्रधार प्रशीतन। ठीक है, पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर उसके दाब को कम करके कम किया जा सकता है। ओके, तो साधारणतः पानी हमें पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, अगर पानी का दाब 6.5 सेंटीमीटर तक कम कर दिया जाए तो वह 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी उबल जाएगा। ठीक है, तो स्टीम जेट इसी कंसेप्ट पर काम कर रहा है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पानी अगर उबाला जाता है तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। वही अगर उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे 6.5 सेंटीमीटर तक कम कर दिया जाए, पानी का दाब 6.5 सेंटीमीटर तक कम कर दें तो वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस स्टीम जेट का निर्माण हुआ है। पानी को कम तापमान पर उबालकर भाप जेट प्रशीतन यूज़ किया गया है। इस प्रणाली में क्या किया जाता है, सबसे पहले पानी को एक कंटेनर जो कि वाष्पित्र यानी कि इवापोरेटर, ठीक है, तो इसे इवापोरेटर में भरा जाता है। ठीक है, सबसे पहले पानी को इवापोरेटर में भर दिया। ठीक है, फिर इस कंटेनर में भाप जेट के द्वारा दाब को कम किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भाप जो है उस जेट के द्वारा इसके प्रेशर को कम किया जाता है। भाप को नोजल या
इजेक्टर नोज़ल और इजेक्टर के द्वारा उच्च वेग द्वारा प्रवाहित किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, दाब कम हो जाता है। उसके बाद ये द्रवनेत्र में एंटर होता है। द्रवनेत्र को बोलते हैं कंडेंसर। ठीक है, तो द्रवनेत्र में भाप कंडेंस होती है और निर्वात उत्पन्न करती है। ठीक है, इस निर्वात के कारण जो ये फ्लैश चैम्बर है, ठीक है, उसमें पानी कम ताप पर वाष्पित होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस वाष्पीकरण के कारण जब ये कम ताप पर वाष्पित होना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो इस वाष्पीकरण के कारण ठंडक उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये वाष्पीकरण के दौरान पानी ऊष्मा का अवशोषण करता है। ठीक है, तो उससे जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है इसमें ठंडक उत्पन्न हो जाती है और गर्म पानी वापस यहाँ से फ्लो करके फ्लैश चैम्बर में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस होता रहता है। इसे कहते हैं भाप जेट प्रशीतन या फिर स्टीम जेट प्रशीतन। 7th है लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन। द्रव गैसों के वाष्पन से कूलिंग उत्पन्न की जा सकती है। इस विधि में द्रव गैस एक इंसुलेटेड सिलेंडर में भरी रहती है और इसे रेफ्रिजरेटेड स्पेस में स्प्रे कराया जाता है। जब ये द्रव गैस वाष्प में बदलती है तो उस स्थान की ऊष्मा का अवशोषण कर वहाँ के तापमान को कम कर देती है। यह गैस ऊष्मा का अवशोषण करके वायुमंडल में छोड़ती है। ठीक है, ये विधि बहुत लोकप्रिय है। ये खाद्य पदार्थों को ले जाने वाले व्हीकल्स में इसका यूज़ किया जाता है। जो गैसें इस कार्य के लिए यूज़ की जाती है वो जहरीली नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसमें हम जनरली द्रव नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन या फिर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन, जिसे कहते हैं भाप संपीड़न प्रशीतन। इस विधि में जब द्रव वाष्प में बदलता है तो ऊष्मा का अवशोषण होता है। इस विधि में रेफ्रिजरेंट को बार बार एक ही चक्र में उपयोग किया जाता है। इसमें रेफ्रिजरेंट लगातार द्रव से भाप अवस्था में बदलता है तो वो ऊष्मा का अवशोषण करता है और जब भाप से द्रव अवस्था में बदलता है तो ऊष्मा देता है। ठीक है, तो इस तरह से ऊष्मा का स्थानांतरण कम तापमान से उच्च तापमान की ओर होता रहता है। थर्मोडायनेमिक्स की सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग ऊष्मा का प्रवाह हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। ठीक है, और ऊष्मा गतिकी के द्वितीय नियम अनुसार ये पॉसिबल नहीं है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ ऊष्मा का प्रवाह हो जाए और वो भी बिना किसी बाहरी मशीन के। ठीक है, तो निम्न तापमान से उच्च तापमान पर ऊष्मा का प्रवाह किसी बाहरी मशीन के द्वारा ही संभव होता है। ये विधि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स में और एयर कंडीशनिंग प्लांट में यूज़ की जाती हैं। इसमें अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रीऑन 12, R134 इन रेफ्रिजरेंट्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, जिसे कहते हैं वाष्प अवशोषण प्रशीतन। इस प्रणाली में ऊष्मा ऊर्जा का प्रयोग प्रशीतन के लिए किया जाता है। इस प्रणाली में वाष्प संपीड़न प्रणाली में प्रयोग किए जाने वाले संपीड़ित्र के स्थान पर जो कंप्रेसर है, संपीड़ित्र यानी कि कंप्रेसर, उसके स्थान पर एक अवशोषित्र यानी एब्जॉर्बर, एक द्रव पंप यानी कि एक लिक्विड पंप और एक जनित्र यानी कि एक जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्रेसर के स्थान पर एब्जॉर्प्शन डिवाइस, पंप और जनरेटर का यूज़ किया जाता है। शेष चक्र में भाप संपीड़न प्रणाली के अनुसार कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवापोरेटर यूज़ किए जाते हैं। इस प्रणाली का यूज़ घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के प्रशीतन में होता है। नेक्स्ट है थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन, जिसे कहते हैं ताप वैद्युत प्रशीतन। ये एक ऐसी प्रशीतन प्रणाली है जो पेल्टियर इफेक्ट पर काम करती है। ठीक है, इसमें यदि दो असमान धातुएं, यहाँ पे हमने दो असमान धातुएं लिए। ठीक है, तो यदि दो असमान धातुओं की दो संधियों पर डायरेक्ट करंट प्रवाहित की जाए, ठीक है, यहाँ पे अगर इसको डायरेक्ट करंट प्रवाहित की जाए
तो इन संधियों पर कूलिंग और हीटिंग प्रभाव उत्पन्न होगा जो धारा के प्रवाह की दिशा पर निर्भर करता है। अर्थात एक संधि के ताप में वृद्धि और दूसरी संधि के ताप में कमी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो असमान धातुएं ली। ठीक है, उसके बाद हमने इसे बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो जब धारा का प्रवाह हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर आ गई गर्म संधि और यहाँ पर डेवलप हो गई शीत संधि। ठीक है, तो इस तरह से एक के तापमान में वृद्धि हो गई और एक के तापमान में कमी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे प्रशीतन प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है, ये वाली प्रशीतन प्रणाली केवल अव्यावसायिक प्रशीतित्र तथा प्रायोगिक प्रशीतित्र में ही यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।